Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Hindu Marriage Act. In the last previous class of Hindu Marriage Act, we have already discussed about Section 8 with respect to registration of marriage. Whether registration of marriage is compulsory or not, और अगर कंपल्सरी कोई कर देता है तो फिर उसके बाद जो है हम उसके क्या कंसिक्वेंसेस रहते हैं, अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है, किस गवर्नमेंट के पास पावर थी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और अगर उसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रूल्स फ्रेम कर सकता है किसके रिगार्डिंग, किस मैनर में रजिस्टर्ड होगा, किस मैनर में सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उसको कंपल्सरी किया जाना चाहिए तो वो स्टेट या किसी भी पार्ट में उसको कंपल्सरी भी कर सकता है। इसके साथ साथ अगर कंपल्सरी कर देता है और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट प्रोविजन हो जाता है तो फिर इसमें 25 रुपीज का जो है एक सिंपल सा फाइन है। फिर इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो फोर्थ क्लास है वो क्लोज है, वो बात करता है कि जो भी ये रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो रिकॉर्ड क्या है, इंस्पेक्शन के लिए भी रखा जाएगा और उसकी एडमिसिबिलिटी एडमिशन में भी एविडेंस एक्ट में भी हो जाएगी। तो फिफ्थ क्लोज ये कहता है कि अगर बाय चांस कोई रजिस्टर नहीं करवाता है मैरिज तो लेकिन फिर भी उसकी मैरिज को आप इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये जो था हमारा सेक्शन 8। आज का हमारा कंसेप्ट है सेक्शन 9 दैट इज रिलेटेड टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अगर हम नॉर्मल सेंस में समझें तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होता क्या है। देखिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब है हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, वाइफ को घर से निकाल दिया या वाइफ खुद चली गई है। अगर वाइफ खुद अपनी मर्जी से चली गई और कहती है मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो हस्बैंड क्या कर सकता है, कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल कर सकता है, आरसीआर जिसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। का मतलब है कि मेरी पत्नी को आप कहिए कि वो मेरे साथ आकर बसे, मेरे साथ आकर रहे, लेकिन अगर वो नहीं रहती है और वो अपना जवाब दे देती है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती तो कोर्ट क्या करेगा कि डिक्री पास कर देगी और डिक्री को बाद में एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। उस डिक्री में क्या प्रॉपर्टी का कुछ है या कोई और भी डिक्री का ये बेनिफिट भी हो जाता है, इन फ्यूचर डाइवोर्स में भी वो एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स लेने का। अगर वाइफ जो है आने को तैयार है और हस्बैंड जो है नहीं चाहता तो फिर उस मामले में हस्बैंड के अगेंस्ट डिक्री पास होती है, दैट इज ऑल्सो ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। तो इस तरीके से आरसीआर का जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर बात आती है कंसेप्ट निकल के कहां से आया। ये कंसेप्ट निकल के आया सेक्शन 9 जेविस लॉ से ये निकल के आया है। ये आप माइंड में रखिए, प्री में पूछ लिया जा सकता है। जेविस लॉ से ये निकल के आया है। फिर इसके अंदर है क्या आगे जब इसका एग्जीक्यूशन होता है ना डिक्री का तो उसमें प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, अटैच भी कर देती है कोर्ट। तो इसके अंदर चलो आगे देखिए मेन इसकी कंडीशन क्या है। व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आइदर द हस्बैंड और वाइफ कोई भी हो सकता है। हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, कोई भी रीजनेबल कारण नहीं है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है कि किस वजह से वो जो है क्या कर रहे हैं, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी का यहाँ मतलब समाज से नहीं है, यहाँ से मतलब है उनकी मैरिड लाइफ जो है उससे विड्रॉ कर जाता है, यानी कि घर छोड़ के चला गया, घर से निकाल दिया। फिर कह रहे हैं एग्रीड पार्टी जो एक्चुअल में एग्रीड है, ऐसा दैट इज वाइफ और हस्बैंड दोनों में से जो एग्रीड है। मान लो वाइफ छोड़ के गई है तो हस्बैंड एग्रीड हुआ, और हस्बैंड छोड़ के गया है या हस्बैंड ने निकाल दिया तो वाइफ एग्रीड हुई। तो इस मामले में जो एग्रीड पार्टी होगी मैं अप्लाई माय पेटिशन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब बात आती है पेटिशन कहाँ अप्लाई करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या अप्लाई करेगी, पेटिशन, पेटिशन फाइल करेगा या करेगी जो भी है। पेटिशन for restitution of conjugal rights and the court on being satisfied with the truth of the statement made in such petition। कह रहा है कि कंजुगल राइट की किसकी, आरसीआर की करेगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, कोर्ट सेटिस्फाइड है तो क्या होगा, कोर्ट सेटिस्फाइड है, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी सच्चाई से जो फैक्ट्स डाले गए थे और यह लगता है कि कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है कि वाई द एप्लीकेशन शैल नॉट बी ग्रांटेड, कि अगर कोई भी ग्राउंड नहीं है तो वो क्या करेगी, नो लीगल ग्राउंड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अगर कोई ग्राउंड नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर देगी। कोर्ट क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी इसको। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, जब एक्सेप्ट कर लेता है फिर क्या होता है, सिविल सूट्स होता है, एक तरीके से सिविल सूट होता है। फिर इसके अंदर क्या कुछ होगा, समन इश्यू होंगे, सर्विस ऑफ समन होगी,
फिर इश्यू फ्रेम हो जाएगा, फिर उसके दोनों पार्टीज के एविडेंसेस आ जाएंगे, फिर जो है उन दोनों के बीच में एक तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे पार्टीज के बीच में, पार्टी मतलब एडवोकेट्स के द्वारा आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो है जज एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाएगा और जिसका फॉल्ट होगा उसके अगेंस्ट एक डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगर राइट फाइल कर दी जाएगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn the society. अब जिसने विड्रॉ किया है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? बर्डन ऑफ प्रूफ एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो उस पर्सन पे होगा टू होम, उस व्यक्ति पे who has withdrawn the society, जिसने सोसाइटी से विड्रॉन किया है, सोसाइटी से वो निकला है, उसके ऊपर प्रूफ हो जाएगा। उस पर नहीं होगा जो पिटीशन लेके आया है, जिसने सोसाइटी को विड्रॉन किया उस पर होगा कि इसने किस वजह से विड्रॉन किया, क्या उसके हस्बैंड ने मार पीट के निकाला या वाइफ जो गलत तरीके से कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रही थी कि हस्बैंड को घर से बाहर निकालना पड़ा, तो सारा के सारा अपना जो वहां पर प्रूफ रख सकते हैं, उसके बाद ही आगे कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। पहले हम इसके कुछ इंस्टांसेस कर लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहला एग्जांपल आप समझिए, हस्बैंड ने वाइफ को इंसिस्ट किया कि वो जो है घर छोड़कर अगर घर से जाती है, अगर मायके जाती है तो वो उसको निकाल देगा। क्या ये रीजनेबल एक्सक्यूज है कि वाइफ को घर छोड़ना पड़ा? यस। एक्ट ऑफ फिजिकल वायलेंस, पति या पत्नी एक दूसरे पर मारपीट करते हैं, टॉन्ट करते हैं, मेंटल वायलेंस भी क्रिएट करते हैं जिससे फिजिकली इफेक्ट पड़ता है, तो क्या ये ग्राउंड हो सकता है? यस। हस्बैंड जब फॉल्स एक्यूजेशन, बार बार पति क्या करता है, अपनी पत्नी पे आरोप लगाता है कि आप जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, उसकी वजह से मैं आपको घर से निकाल रहा हूं, तो इस प्रकार के अगर आरोप बार बार लगाए तो भी एक ग्राउंड बन जाएगा, रीजनेबल एक्सक्यूज बन जाएगा। फिर उसके बाद दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है। मान लीजिए वाइफ जो है 18 साल की और हस्बैंड जो है 40 ईयर्स का है, तो उन दोनों के एज डिफरेंसेस है, वो क्या है, रीजनेबल एक्सक्यूज है, वो छोड़ के जा सकते हैं। हस्बैंड इज नॉट मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब मान लो हस्बैंड की इनकम है 20-30 हजार रुपए और वाइफ का मंथली खर्चा ही 50,000 हो जाता है, फिर वो ये कहती है कि हस्बैंड मुझे जो है एक्सपेंसिव तरीके से हाईली मेंटेन नहीं कर रहा, तो क्या ये ग्राउंड है? ये किसी प्रकार का ग्राउंड नहीं हो सकता। बिफोर मैरिज यू हैव टू डिसाइड वेदर द पर्सन टू whom she marries can maintain or not maintain at a high level। उसको सोचना चाहिए था शादी से पहले कि क्या उसका हस्बैंड शादी के बाद उसको मेंटेन कर सकता है हाईली या नहीं कर सकता। एन एग्रीमेंट हुआ है हस्बैंड और वाइफ के बीच में कि वो सेपरेट रह सकते हैं, इस प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत प्रोवाइड नहीं किया गया। अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लिया है तो वो जो एग्रीमेंट सही नहीं है। पेटिशनर हैज अनदर वाइफ लिविंग, पेटिशनर है शिकायत करता जो है वो कहता है जी मेरी ये वाइफ छोड़ के चली गई है, वाइफ ग्राउंड लेते हैं कि इसकी पहले से एक वाइफ है, तो ये भी एक रीजनेबल ग्राउंड हो सकता है आरसीआर का। हस्बैंड ने वाइफ के साथ रहने से मना कर दिया, कहते हैं कि वो उसके पेरेंटल हाउस में नहीं रहेगा। मान लो शादी के बाद का अपने रिवाज क्या है कि वाइफ जो हस्बैंड के घर जाकर रहती है, अब वाइफ एंड हस्बैंड को एनफोर्स कर रही है कि आप मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के घर पे रहिए, हस्बैंड मना कर देता है, क्या ये रीजनेबल ग्राउंड है? नहीं है। हस्बैंड डिड नॉट केम टू फेच हिज वाइफ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लेने नहीं आया, वाइफ मायके जाके बैठ गई और वाइफ ये चाहती है कि हस्बैंड उससे मिन्नतें करे और उसे लेके जाए, और हस्बैंड मिन्नतें करने के लिए तैयार नहीं था, वो लेने नहीं आया, तो क्या ये रीजनेबल ग्राउंड है? इट इज नॉट अ रीजनेबल ग्राउंड। पेटिशनर हिमसेल्फ जो है, पेटिशनर जिसने शिकायत करी है आदमी है, हस्बैंड है, उसने शिकायत करी है, लेकिन उसने ये तो बताया नहीं कि उसने अपनी पत्नी को धक्के मार के खुद ही निकाला था, उस मामले में भी एक ग्राउंड बन जाएगा। हस्बैंड कैन नॉट प्रोवाइड द वाइफ कंफर्ट, वही चीज है हाईली रेकमेंडेड पोजीशन पे, हाईली पेड पोजीशन पे, अच्छी तरह से आराम पत्नी को नहीं दे पा रहा है, बड़े बड़े वो क्या है, वो ये चाहिए कि मेरे जो है काफी सोना मैं खरीदूं, या मुझे हैवी हैवी ड्रेसेस चाहिए, 15-15 लाख की ड्रेसेस चाहिए, 15-15 हजार की ड्रेसेस चाहिए, जो बंदे की इनकम ही 20-25 हजार वो कैसे मेंटेन करेगा, तो वो भी जो है ग्राउंड नहीं हो सकता। अब इसके रिगार्डिंग सबसे पहले तो एक केस है, केस से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो केस किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आरसीआर के रिगार्डिंग क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम वेरियस डिसीजंस प्रोवाइड करवाए हैं, कुछ एक नैरो कुछ एक वाइडर सेंस में। नैरो सेंस में कि आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में हैं,
हस्बैंड रह रहा है मुंबई में, वाइफ रह रही है कोलकाता में। अब हस्बैंड ये कहता है कि वाइफ जो है कोलकाता में अपनी जॉब छोड़ के मुंबई रहने लग जाए, तो क्या ये रीजनेबल ग्राउंड है? अगर हम आरसीआर को दोनों पर्सपेक्टिव में समझे, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, जो कोर्ट के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन दी गई थी उसकी बात है, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। फर्स्ट है नैरो सेंस में और सेकंड है वाइडर सेंस में। तो उस मामले में जो अभी मैंने एग्जांपल लिया, तो क्या सिर्फ वाइफ की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी जॉब को छोड़ के आए और हस्बैंड के साथ रहे? क्या ये हस्बैंड की भी लायबिलिटी नहीं बनती कि वो अपनी जॉब छोड़ दे और वाइफ के साथ रहे? तो क्या ये राइट सिर्फ वाइफ पर एप्लीकेबल होते हैं? इसके रिगार्डिंग क्या है? तो इसमें नैरो सेंस में कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रसाद प्रकाश का केस है। कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रसाद। इस केस में वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, वही इसके फैक्ट्स है। 1977 का ये केस है। जॉब के रिगार्डिंग था, ये कहा गया कि वाइफ जो है जॉब छोड़ देगी और अपने हस्बैंड को ज्वाइन करेगी। फिर एक वाइडर सेंस में कि वाइफ को जॉब छोड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो जॉब छोड़ना चाहती है या नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अगर वो नहीं छोड़ना चाहती तो उस पर किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं लगा सकते, ये बात कही गई थी वाइडर सेंस में। वाइडर सेंस के रिगार्डिंग केस है स्वराज गर्ग वर्सेस के.एम. गर्ग। इस केस में क्या था, वही फैक्ट्स थे। इसमें ये बात कही गई कोर्ट के द्वारा, ये बेयर एक्ट में भी आपको ये मिल जाएगा केस, 1978 का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि अगर वाइफ ही जॉब छोड़ेगी तो दैट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 दैट सेज दैट राइट टू इक्वलिटी अ फंडामेंटल राइट इररिस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट, एनी सेक्स, एनी रिलीजन। तो फंडामेंटल राइट का अगर आप वायलेशन करोगे तो वो जो है वो गलत होगा। इसलिए वाइफ को कोई नीड नहीं है कि वो अपने जॉब छोड़कर हस्बैंड को ज्वाइन करे, तो ये हस्बैंड भी कर सकता है। इसके अलावा फिर बात आती है कि क्या ये तो इंटरप्रिटेशन है, क्या आरसीआर जो है वॉइड मैरिज पे लागू होता है? आरसीआर वॉइड मैरिज पे लागू होता है। इसके रिगार्डिंग ये केस है रंजना वी केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार केजरीवाल। रंजना वी केजरीवाल वर्सेस विनोद केजरीवाल। इसमें यही बात कही गई कि आरसीआर के लिए देयर मस्ट बी वैलिड मैरिज, देयर मस्ट बी वैलिड मैरिज होनी चाहिए। उसमें आप आरसीआर की एप्लीकेशन लगा सकते हो, अदरवाइज आप आरसीआर की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो ये तो 3 इंपॉर्टेंट केस है, इसके रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेयर लैंग्वेज पे आ जाइए तो बेयर एक्ट में भी आपको दिया होगा एक केस है बलदेव राज वर्सेस विमला शर्मा। इसमें यह बात की गई कि इन अ पिटीशन फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स ऑल्टरनेटिव रिलीफ ऑफ डाइवोर्स कैन नॉट बी क्लेम। कंजुगल राइट की एप्लीकेशन लगी है और आगे सामने वाली पार्टी कहती है जी मुझे तो यहाँ से डाइवोर्स चाहिए, तो आप डाइवोर्स नहीं मांग सकते इसके ऑल्टरनेटिव में, ये बात इसमें कही गई थी। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आरसीआर। क्या आरसीआर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है? इसके रिगार्डिंग 3 इंपॉर्टेंट केसेस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री में भी पूछ लिया जाता है और कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो पूछी जाती है, उसके रिगार्डिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीनों केस। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आरसीआर में क्या कोर्ट अलाउ कर देती है, डिग्री पास कर देती है। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस था इसमें टी सरिता वर्सेस टी वेंकैया, टी सरिता वर्सेस टी सुबैया वेंकैया सुबैया ऐसे करके है। टी सरिता वर्सेस टी सुबैया, पूरा नाम वेंकैया ऐसे करके है तो वो आप छोड़ दीजिए, सुबैया लिख लीजिए। ये केस था एक। सेकंड केस है हरमंदर सिंह वर्सेस
हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह। हरविंदर कौर वर्सेस फिर एक और केस है इसमें, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन। इसके रिगार्डिंग 3 केस है। टी सुबैया का जो केस था, उस केस में सबसे पहले जो केस हम डिस्कस करेंगे टी सरिता का। ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है 1983 में। 1983 का एक कंसेप्ट है। इसमें ये बात कही गई थी कि ठीक है, इसमें पिटीशन फाइल की गई कि सेक्शन 9 को इस बेस पे चैलेंज किया गया कि ये एक तरीके से हमारी फंडामेंटल राइट है, उसका हनन कर रहा है, क्योंकि जो कोर्ट है वो कह देती है कि आपको हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा। ये तो गलत है, हस्बैंड वाइफ की अपनी खुद की इच्छा होती है। तो इसमें जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। इस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। फिर बात आई इस केस की, ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। इस केस में उसको कहा गया था कि जो सेक्शन 9 का मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट यही है कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में किसी प्रकार की दरार पड़ रही है तो उसको कोशिश की जाए कि उसको भरा जाए। तो इसको इसने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। अब दोनों इक्वल फुटिंग की कोर्ट्स थी, हाई कोर्ट्स थी, तो फाइनल डिसीजन किसका आना था? सरोज रानी सुदर्शन कुमार जो फाइनल डिसीजन आया, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। 1984 में ये आ गया था, ये भी 1984 का ही है, और उसी साल 1984 पे ये जजमेंट निकल के आया। इसमें ये बात कहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो प्री के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। एग्जाम में अगर आ जाता है तो पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है आरसीआर की किस केस में डिफाइन की गई थी, ये तीनों दे देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में किया था? सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन के केस में। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है यहीं तक कैसे कंप्लीट हो जाता है। इसमें रिगार्डिंग में देख लेते हो, एक दो चीज और इंपॉर्टेंट हुई तो मुझे बताने लायक लगी तो मैं आपको जरूर करवाऊंगी, क्योंकि प्री के हिसाब से कुछ नहीं छूटना चाहिए। एक इसमें केस और है, मुंशी बुजलर रुहमीन, नाम थोड़ा सा अजीब है ये, मुंशी बुजलूर रुहीम वर्सेस शमशुनिशा बेगम। प्रीवी काउंसिल का केस है ये। जो कंसेप्ट था ना आरसीआर का, वो इससे निकल के आया था। कंसेप्ट ऑफ आरसीआर किससे निकल के आया था? इससे निकल के आया था। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा कंसेप्ट आरसीआर के रिगार्डिंग। इसके बाद एक ऑर्डर नंबर आप नोट कर लीजिए, ऑर्डर 21 रूल 23। ऑर्डर 21 रूल 23 आरसीआर की जो डिक्री है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है इसमें। ये हमारा सेक्शन 9। मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसमें सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। अगर आपको किसी प्रकार का फिर भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा आप रिवीजन भी करते रहिए कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तभी आपका एग्जाम जो आप क्रैक कर पाओगे। कोरोना के इस काल में आप अपना अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।